इस जंग के माहौल के बीच में भारत के पड़ोस में क्या चल रहा है। बांग्लादेश के राजदूत जहां भारत के आर्मी के बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश के आर्मी के टॉप के अफसर भारत आए और इन सब के बीच में नेपाल में भी नए पीएम ने अब भारत को लेकर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के एक पड़ोसी की बात करें तो वो तो बुरी तरीके से फंसा है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त इसे समझ में नहीं आ रहा ईरान के साथ खड़े हों कि सऊदी अरब के साथ खड़े हों। अब इन्होंने एक नया तिकड़म लगाया है और इन्होंने कहा है कि भैया हमारे पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं है, हमें पैसा दे दो तो फिर इस युद्ध के बारे में सोचें। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इन्हें कह रहा है कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़ो, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास तो तेल तक नहीं है और हम अपने देश में बहुत सारी बंदिशें लगा रहे हैं, ऐसे में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारी इकोनॉमी इस वक्त गड़बड़ चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को शुरू किया था और सोचा था कि जल्दी ही ये जंग खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान चाह रहा है कि उसे किसी तरीके से मदद मिले ताकि इस इकोनॉमी को भी संभाला जा सके। हालांकि पाकिस्तान हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहता है और वो चाहता है कि पैसे उसे बरसते रहें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान इस तरह की उम्मीद लगाकर यहाँ बैठा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेपाल में जनरेशन जी के आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 35 साल के हैं बालेन शाह और इनकी ऐसी लहर चली कि बड़े बड़े नेता और दसों से जमी राजनीतिक पार्टियां हवा से उड़ गई हैं। हालात ये रही है कि प्रचंड को छोड़कर कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री संसद में भी नहीं पहुंच सका है। सबसे बड़ी बात कि ओली भी खड़े हुए थे और ओली खड़े होकर भी यहाँ पर बेकार हो गए। साल 2008 के बाद नेपाल में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है और ऐसे में सबकी नजर इस तरह के पूर्ण बहुमत वाले बालेन शाह की सरकार के विदेश नीति पर होगी। अब से पहले क्या था, हमेशा त्रिशंकु हुआ करता था। कोई उससे जाकर मिल गया, फिर टूट गया गठबंधन, फिर किसी तीसरे से जाकर मिल गया, फिर किसी चौथे से, ऐसे खेल नेपाल में चलते रहे थे। पर अब चूंकि बहुमत है तो बालेन शाह के हाथ में पूरा का पूरा ताकत है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बालेन शाह तो एंटी इंडिया हैं, इनके कई सारे बयान, इन्होंने भारत की एक मूवी को भी बैन करने की बात कही थी, तो क्या भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे रहेंगे। वैसे बालेन शाह के बारे में मैं आपको बता दूं, बालेन शाह ने अपनी पढ़ाई लिखाई भारत से ही की है। नेपाल और भारत में जिस तरीके का रिश्ता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नेपाल के जो भारत में पढ़ते हैं, भारत में काम काज करते हैं, सांस्कृतिक रहा है, इसलिए बालेन शाह की शिक्षा दीक्षा भी यही हुई है। अफगानिस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तालिबानी शासन में हैं, लेकिन वो भारत में पढ़कर गए हैं। तो ऐसे ही ये भी हैं, बालेन शाह भी हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इन्होंने इसे ज्वाइन किया था और इनका कहना है कि देखो जी, अभी जो फ्रेमवर्क चल रहा है उसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे। विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता रहेगी, संवैधानिक सिद्धांत होंगे और कोई बड़ा उम्मीद न करे कि हम कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। उन्होंने नेपाल के संविधान में भी कहा कि गुटनिरपेक्षता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय संप्रभुता, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन बालेन शाह ने एक चीज साबित किया और उन्होंने कहा कि देखो जी, हम आर्थिक तौर पर ध्यान देंगे और डेवलपमेंट की डिप्लोमेसी पर ध्यान देंगे। बालेन शाह मेयर बने नेपाल में तो इन्होंने काफी बड़ा बदलाव लाया है। ऐसे ही लोग इनके पीछे नहीं हैं। मेयर बनने के बाद इन्होंने अपने क्षेत्र में जिस तरीके से विकास किया, जिस तरीके से बदलाव किया, इस बदलाव की वजह से ही जनरेशन जी इनके पीछे भी रही कि हाँ भाई, इन्हें बनना चाहिए। अब रही भारत के साथ रिश्ते को लेकर, तो इनकी पार्टी और इनका कहना है कि भाई हम चाहेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहें, सदियों पुराने हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रिश्ते हैं, भौगोलिक स्थिति की वजह से भी हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और बात रही चाइना की,
तो चाइना के लिए इनका जवाब है कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, मतलब ताइवान तुम्हारा है, टेंशन मत लो। लेकिन BRI को लेकर अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ही पार्टी फैसले करेगी। वैसे आपको बता दूं, नेपाल में BRI को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मिलेनियम प्रोजेक्ट चला रखा था और चाइना इस प्रोजेक्ट को हटाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रखा था। दोनों देशों की यहाँ पर भिड़ंत भी है। हालांकि भारत का भी अपना एक प्रभाव है, तो देखना होगा कि नेपाल में आगे क्या होता है। अभी तो बालेन शाह कुर्सी पर बैठ ही रहे हैं। अब ये जहाँ एक पड़ोसी की बात हुई, तो वहीं बांग्लादेश के अंदर भी एक हलचल मचा हुआ है। बांग्लादेश के आर्मी के बड़े चीफ वो भारत आए और भारत में यहाँ इन्होंने मीटिंग की। पहले तो कहा गया कि वो अपने निजी यात्रा पर हैं, उनकी तबीयत वगैरह खराब है, लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, डिप्लोमेटिक तौर पर रिश्तों को ठीक करने के लिए ये बैठकें हुई है। इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भारत के मिलिट्री अफसरों से बात की है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप। अब ये मुलाकात क्यों की गई है? अभी बांग्लादेश बहुत तरह के संकट झेल रहा है। सबसे पहले तो ईरान और इसके युद्ध के वजह से एक भूकंप की तरह बांग्लादेश में आया हुआ है, बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए। ये सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए ही नहीं, नेपाल की इकोनॉमी के लिए भी है, भूटान के लिए भी है तो भारत के लिए भी। लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग की है, चारों तरफ फैला कर रखा है और चारों तरफ स्रोत भी बना रखे हैं, तो भारत को वैसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था खाने कमाने पर टिकी हुई है, उनके लिए समस्या है। तो ईरान का ये युद्ध एक इकोनॉमिक भूकंप है बांग्लादेश के लिए। अभी डीजल इन्होंने मांगा था भारत से और भारत ने डीजल दिया भी। और इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इनका जो खास उद्योग है टेक्सटाइल का, गारमेंट का, वो भी इस युद्ध में भी अटका पड़ा है। साथ ही अभी तक भारत ने अपने पॉइंट्स, अपने कॉरिडोर नहीं खोले हैं, जिस वजह से भी माना जा रहा है कि इनके लिए संकट अभी बढ़ेगा। खैर, अब भारत के लिए फायदा क्या हो रहा है? भारत के लिए फायदा पहली बात ये हो रहा है कि चाइना हो या फिर भारत के पड़ोसी हों जो भारत के साथ बैर रखते हैं, वो एक ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि अभी उनका ध्यान भारत की तरफ नहीं बल्कि खुद को बचाने में, खुद की इकोनॉमी को बचाने में लगा हुआ है। और ऐसे में ये देश, जब ये सारी हलचल जब खत्म होगी, जब सब कुछ सामान्य होगा, तब ये देखने को मिलेगा कि ये देश और भी बड़े संकट में घिरे नजर आएंगे। ऐसे में चाइना और भारत दोनों में एक होड़ भी लग सकती है अपना अपना प्रभाव के लिए। पर भारत के लिए ये सीन है अपने पड़ोसियों को मिलाकर आगे बढ़ने का। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।